सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये संधारित्रों के संयोजन का सेकेंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बहुत बेसिक लेवल पे बात करी थी कि संधारित्रों का संयोजन किन किन प्रकार से किया जाता है। समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्यांकी ढाईता के लिए हमने व्यंजक स्थापित किया था और कुछ बहुत बेसिक से सवाल हल किया था। लेकिन आज हम बात करेंगे एडवांस लेवल पर और संधारित्रों के संयोजन पर आधारित तीन चार प्रकार के ऐसे सवाल हल करेंगे जिनके पीछे का ट्रिक अगर आप जानते हैं तब तो आप वो सवाल चुटकियों में हल कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस का क्लू नहीं है, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन पहले पढ़े नहीं हैं, तब तो ये सवाल आपके लिए एक सिरदर्द बन जाते हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं आज के सफर पर और देखते हैं कि क्या कुछ है आज हमारे पास पढ़ने के लिए। लेकिन आज के सफर में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम पिछले जन्म की कुछ यादें ताजा कर लें। पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वही तो आधार है, वही तो बुनियाद है और बुनियाद पे ही तो बिल्डिंग बनेगी। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने संधारित्रों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था। पहले समझ लो, वैसे आप ऑलरेडी समझ चुके हो लेकिन फिर से समझ लो, क्या पता किसी और को याद करने में आप इसे भूल गए हो। तो देखिए बच्चा, मान लीजिए कि ये एक संधारित्र है, ये पहला संधारित्र है। आप इसके दूसरे प्लेट को अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं, फिर इस संधारित्र के दूसरे प्लेट को अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं और यही प्रक्रिया चलती जाती है। तो ये कौन सा संयोजन है बच्चे, मेरे बच्चे? ये है श्रेणी क्रम संयोजन। ये है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। सारी चीजें आपको याद दिला देंगे, उसके बाद हम आज के मुद्दे पर आएंगे। श्रेणी क्रम संयोजन में चलिए मान लीजिए कि इसकी ढाईता C1 है, इसकी ढाईता C2 है, इसकी ढाईता C3 है। तो यहां पर तुल्यांकी ढाईता का फॉर्मूला क्या है? 1/C इक्वलेंट तुल्यांकी ढाईता इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। याद रखिएगा, संधारित्रों का जो श्रेणी क्रम है वो प्रतिरोध के श्रेणी क्रम के बराबर नहीं है। संधारित्रों का श्रेणी क्रम प्रतिरोध के समांतर क्रम जैसा है, ये आपको याद रखना है। सो 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। श्रेणी क्रम के लिए आप ये फॉर्मूला लगाते हैं। और क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है? श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों पर आवेश समान होता है। आवेश क्या रहेगा बच्चा? आवेश समान रहता है, आपको याद है। और जो तुल्यांकी आएगा, जितने भी संधारित्र हो, जितने भी संधारित्र श्रेणी क्रम में हो, उन सभी संधारित्रों पर आवेश समान रहता है और उन संधारित्रों का जो तुल्यांकी आता है उस पर भी उतना ही आवेश रहेगा। क्लियर? और अब बात करते हैं समांतर क्रम की। तो ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र। और भी हो सकते हैं। इसमें क्या करना होता है? सभी संधारित्रों के पहले प्लेट को किसी एक टर्मिनल से जोड़ दीजिए, आपने जोड़ दिया। सभी संधारित्रों के दूसरे प्लेट को दूसरे टर्मिनल से जोड़ दीजिए, किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दीजिए, आपने जोड़ दिया। चलो मान लेते हैं कि जो पहला संधारित्र है उसकी ढाईता C1 है, इसकी ढाईता C2 है, इसकी ढाईता C3 है। तो यहां पे तुल्यांकी ढाईता का फॉर्मूला क्या है कि C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये है समांतर क्रम के लिए, जो कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम होता है। और ये है संधारित्रों के श्रेणी क्रम के लिए तुल्यांकी ढाईता। यहां पर आवेश समान होता है और यहां पर याद रखिएगा, सभी संधारित्रों के एक्रॉस में विभवांतर कैपिटल V समान होता है, विभवांतर समान रहता है।
समांतर क्रम में जितने भी संधारित्र जुड़ेंगे उन सभी संधारित्रों के प्लेटों के बीच का जो विभवांतर रहेगा वो समान रहेगा, और जो तुल्यांकी आएगा उसके प्लेटों के बीच में भी इतना ही विभवांतर रहेगा। तो यहां पर आवेश समान, यहां पर विभवांतर समान। और चलते हैं आज का जो मेन मुद्दा है, हमें कुछ यूनिक केसेस पे बात करनी है। कुछ यूनिक यानी कि कुछ हटकर सवाल जो आते हैं जिनको करने में आप थोड़ा सा हिल जाते हैं। देखिए वो क्वेश्चन कितनी आसानी से बनते हैं, आपको बस उनके पीछे का एक दो ट्रिक, एक दो क्लू पता होना चाहिए। और अगर आपको वो क्लू मैं बता दूं या कहीं और से अगर आप वो चीजें पढ़ लेते हैं फिर वो सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। चलिए, अच्छा ये पहले ही बना हुआ था, मुझे बनाकर समझाना है। टाइप 1 की बात करते हैं। हमने बोला ना कि हम 3-4 प्रकार के पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार है वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। समझते हैं इसका क्या मतलब है बच्चे, चलिए समझते हैं। ये मान लीजिए पहला संधारित्र, ये मान लीजिए दूसरा संधारित्र, और ये मान लीजिए तीसरा संधारित्र। और मान लो कि सबकी धारिता ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है। तो इन तीनों को हल करने में, इन तीनों का तुल्यांक निकालने में आपको 1 पैसे का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तीनों किस में है? तीनों श्रेणी क्रम में है। आप श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन क्या हो जब वायर कनेक्शन हो जाए, समझिएगा इसका क्या मतलब है। अगर मैं वायर से यहां जोड़े दूं या फिर यहां से यहां भी जोड़े दूं, या क्या ऐसा भी कर दिया, ऐसा भी कर दिया, तो अब क्या ये तीनों श्रेणी क्रम में ही हैं? नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, लेकिन वहां पर बस हमने सॉल्यूशन की बात करी। यहां पर हम डिटेल से आपको समझाएंगे। चलिए समझते हैं। यही होता है वायर कनेक्शन प्रॉब्लम बच्चे। देखो क्या हो जाएगा, देखो क्या बदल जाएगा, हालात कैसे बदल जाएगा, जज्बात कैसे बदल जाएगा, और आप घूम जाओगे। श्रेणी क्रम में है कि किस में है समझ में नहीं आता है। समझने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? वो पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। मान लो कि आपको इस ए टर्मिनल और इस बी टर्मिनल के बीच का, ए बिंदु और बी बिंदु के बीच का आपको तुल्यांकी धारिता निकालना है। तो पहले आप ये मान लीजिए कि इन दोनों के सिरों के मध्य एक बैटरी है। आप ये इमेजिन कर लो, जस्ट इमेजिन, ठीक है, आप जस्ट इमेजिन कर लीजिए। अब मान लो कि ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है ही है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसका पोटेंशियल V ले लीजिए, इसका पोटेंशियल 0 ले लीजिए। क्लियर है ये बस आपको अपने मन में करना है, क्योंकि अभी आप पहली दफा ये कर रहे हैं, इसलिए आपको एक एक चीज समझाई जा रही है। जैसे जैसे आप ऐसे प्रॉब्लम्स करते जाएंगे आप अपने मन में कर पाएंगे। ओके। अब देखिए यहां से लेके यहां तक बीच में कुछ है क्या? बीच में कुछ नहीं है। यानी जितना विभव यहां का है उतना विभव यहां का भी होगा, यानी यहां का विभव V हो जाएगा। क्लियर है? ये डन है। अब यहां से लेके यहां तक बीच में कुछ है क्या? नहीं है, मतलब इसका विभव भी V हो जाएगा। अगर इसका विभव V है और इसको आपने वायर से इस जगह पर इस बिंदु को जोड़ दिया है, इस बिंदु पर जोड़ दिया है, तो जो विभव यहां का है वही विभव यहां का भी हो जाएगा, यानी यहां का विभव भी V हो जाएगा। डन है? बढ़िया। यहां का विभव भी V है, यहां का विभव भी V हो जाएगा। और अब आक्रमण करते हैं इधर से, दो तरफा वार। अगर ये विभव 0 है, हमने इसको 0 माना है, तो देखिए बच्चे इस B का विभव भी क्या हो जाएगा? B का विभव भी 0 हो जाएगा, क्योंकि बीच में तो कुछ है नहीं ना। तो जो विभव यहां का है वही विभव यहां का भी होगा, जो विभव यहां का है वही विभव यहां का भी होगा। अगर बीच में कुछ नहीं है तो विभव समान ही रहता है। तो जो विभव यहां का है वही विभव यहां का भी रहेगा। तो यहां का विभव V है, यहां का विभव 0 है, यहां का विभव V है, यहां का विभव भी 0 है। और अब आप देखिए कौन किसके बीच में है। अब कितना आसान हो जाता है। ये जो पहला संधारित्र है ये क्या V और 0 के बीच में है? चलो इसको V बना लेते हैं, इधर 0 बना लेते हैं,
पहला संधारित्र V और 0 के बीच में है तो है। आप इसको A और B भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसके किसके बीच में है पहला संधारित्र? A और B के बीच में है। तो बना लीजिए पहला संधारित्र किसके किसके बीच में? A और B के बीच में बना लीजिए पहला संधारित्र। ओके, ये आपने बना दिया। आपने पहला संधारित्र बना दिया जिसकी धारिता C है A और B के बीच में। क्यों A और B के बीच में? बच्चा इसका विभव V है, इसका विभव 0 है, तो पहला संधारित्र V और 0 के बीच में है, तो V और 0 के बीच में है। अब देखिए जो दूसरा संधारित्र है ये भी V और 0 के बीच में है। जो सेकंड संधारित्र है ये भी V और 0 के बीच में है, इसकी धारिता भी C है। और अब ये जो तीसरा संधारित्र है ये भी V और 0 के बीच में है, तो ये भी V और 0 के बीच में है। ओके, और अब बताइए ये तीनों किस में हैं? अब बताइए ये तीनों किस में हैं? ये तीनों हैं समांतर क्रम में। यानी कि अगर मैं तुल्यांकी निकालता हूं तो C प्लस C यानी कि कितना हो जाएगा? 3C हो जाएगा। कितना आसान हो गया ना, कितनी आसानी से ये बन गया। आपको लग रहा था श्रेणी क्रम में है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो चलिए और ऐसे ही वायर कनेक्शन वाले प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए और देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए मान लेते हैं कि ये रहा पहला संधारित्र, ये रहा दूसरा संधारित्र, ये रहा तीसरा संधारित्र, ये रहा चौथा संधारित्र। संधारित्र की धारिताएं कुछ भी हो, ठीक है, हमको उसे मतलब नहीं है। चलो मान लेते हैं कि इसकी धारिता C1 है, C2 है, C3 है, C4 है। आपको बस तरीका सीखना है, उसका मान कुछ भी हो, अगर आपको तरीका पता है तो वैल्यू कुछ भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है। चलो मान लेते हैं कि ये जो है ये A है और ये B है। इसको भी नहीं लिया है सवाल में हमने, चलो इसको भी ले लेते हैं। B को लाके यहां से जोड़ देते हैं, कुछ अलग करते हैं ना, कुछ कर ऐसा दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा, ऐसा कहीं डायलॉग पहले सुना था। ठीक है, तो ये B यहां पे जोड़ा है। अब अगर A को लाके यहां पे जोड़ दिया जाए तो अब बताइए कि तुल्यांकी धारिता क्या होगी? इस संयोजन की तुल्यांकी धारिता क्या होगी? जैसा आपको समझाया गया है बस आपको वैसा ही करना है। मान लीजिए इसका विभव V है, इसका विभव 0 है, तो इसका अगर विभव 0 है बच्चे तो यहां से लेके यहां तक इसका विभव भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। बीच में अगर कुछ नहीं है तो इसका विभव भी 0 होगा, इसका विभव भी कितना हो जाएगा? V हो जाएगा, क्योंकि बीच में कुछ है नहीं। और ये जाके यहां पे जुड़ा है, यानी इसका विभव भी V हो जाएगा। अब देखिए, तो आप ये भी मान सकते हैं कि ये बिंदु किसको दिखा रहा है? ये A को दिखा रहा है, ये A को दिखा रहा है, ये B को दिखा रहा है। ऐसा है, तो आप यहां पे A ले लीजिए, इधर कहीं पे B ले लीजिए। एक संधारित्र किसके किसके बीच में? देखिए एक संधारित्र है V और 0 के बीच में, इसका विभव V लिया है, इसका विभव 0 लिया है, इसको हमने A टर्मिनल लिया है, इसको हमने B टर्मिनल लिया है। तो देखिए V और 0 के बीच में है C4, तो C4 को बना दीजिए, C4 को V और 0 के बीच में बना दीजिए, ये हो गया C4। बस तरीका सीखिए, V और 0 के बीच में है C4, V और 0 के बीच में है, V और 0 के बीच में बना दिया C4, डन, बढ़िया। अब देखिए V और 0 के बीच में C1 भी है, C2 भी है, C3 भी है। V और 0 के बीच में C1 भी है, C2 भी है और C3 भी है। ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C3। और अब कैसे हल करना है? अब तो बहुत ही आसान है इसको हल करना। C1, C2, C3 किस में है? ये तीनों किस में है? देख लीजिए, C1, C2, C3 किस में है बच्चे? श्रेणी क्रम में है। ये तीनों हैं श्रेणी क्रम में। और C1, C2, C3 इस C4 के साथ किस में है? समांतर क्रम में है। तो आप इसको हल कर लीजिए। पहले इन तीनों का तुल्यांकी निकाल लीजिए आप। C1, C2, C3 का तुल्यांकी निकाल लीजिए। उसके बाद जो तुल्यांकी आएगा, मान लीजिए जो भी आएगा C डैश, जो भी एक वैल्यू आएगी,
वो किसके साथ, वो इस C4 के साथ समांतर क्रम में रहेगी। तो चलिए मान लेते हैं कि इसका तुल्यांकी कितना है, C डैश है। तो कैसे बनेगा लास्ट में, C डैश C4, इधर को ये A है, ये B है, इसको हमने C डैश ले लिया, ये तो C4 है। तो लास्ट में आंसर क्या आएगा, C डैश प्लस C4 आएगा। ऐसे सॉल्व करना है, कोई दिक्कत यहाँ पर। देखिए वायर के आने से प्रॉब्लम आ जा रहा है, इसीलिए तो इसको बोल रहे हैं वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। चलिए और देखते हैं, और एक दो सवाल ऐसे ही हल करते हैं। बाकी सवालों में कुछ रखा नहीं होता, बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए था कि करना कैसे है। चलिए और देखते हैं। चलिए मान लिया कि ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, ये तीसरा संधारित्र है, ये चौथा संधारित्र, ये पांचवा, ये छठवा। अगर ऐसा ही हो तो कितना अच्छा हो, तीनों किस में हो जाएंगे, तीनों नहीं 6 के 6 जितने भी हैं सब। चलो ये हो गया टर्मिनल A B, मान लीजिए सबकी डाइटा अलग अलग ले लेते हैं। चलो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, ये C6 है। वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तरीका पता होना चाहिए। अगर ऐसा ही हो तो कितना अच्छा हो, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। मान लीजिए ये जाके यहाँ जुड़ गया, मान लीजिए कि ये जाके यहाँ जुड़ गया, और फिर ये जाके यहाँ भी जुड़ गया। बस आपने क्या किया है, आपने बस वायर जोड़ा है। वायर प्रॉब्लम देखिए, वायर के होने से कितना प्रॉब्लम होगा, उसके होने से कितना प्रॉब्लम था, उससे तो कम ही प्रॉब्लम होगा। उसके मतलब समझ ना किसकी बात कर रहे हैं अपन। देखो यार उसके होने से बहुत प्रॉब्लम है, ना हो तो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम से देखो। किसी आदमी ने कहा है कि हर वक्त नहीं लड़ते रहना चाहिए मुश्किलों से, उन्हें भी अपने साथ कुछ दूर चलने दो। आखिर बड़प्पन भी कोई चीज़ है, इसलिए एक मुसीबत अपने साथ लेकर चलना चाहिए। लेकर चलो, बढ़िया मजा आएगा। तो अब देखो, अब क्या ये जितने भी संधारित्र हैं श्रेणी क्रम में है, नहीं, अब पूरा समीकरण बदल गया है, अब हालात और जज्बात बदल चुके हैं। अब देखो इनको कैसे हल करना पड़ेगा। मान लो कि इस A और B के बीच में क्या है, A और B के सिरों पर क्या लगा दिया, एक बैटरी। ये मान के चलते हैं हम, ये मान के चलते हैं हम, बस ये हमने माना है बस, ओके। ये ऐसा एक्चुअल में नहीं है, मान लेते हैं कि एक बैटरी कनेक्टेड है। तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल का V है तो इधर का 0 ले लीजिए, बैटरी का विभवांतर V माइनस 0 V हो जाएगा। तो अब देखो बच्चा, जब आप यहां से यहां तक आओगे, बीच में कुछ नहीं है, यानी इसका विभव कितना V, इसका विभव भी कितना V, ये यहां से यहां तक जाएंगे, इसका विभव भी कितना V आ जाएगा। क्लियर है। और अब देखिए इसका विभव 0 है, यहां तक का विभव 0 है, यानी ये जो संधारित्र है का जो इस संधारित्र का जो सेकेंड प्लेट है वो 0 विभव से जुड़ा है। लेकिन क्या इसका भी 0 होगा, क्या इस पॉइंट का विभव भी 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि बीच में ये महाशय आ गए हैं गड़बड़ करने के लिए। बीच में ये C6 एक संधारित्र आ गया है, यानी कि यहां का विभव अब 0 नहीं होगा, कुछ और होगा। कुछ और होगा तो चलो मान लेते हैं कि कुछ और होगा, मतलब कोई और होगा, मतलब x होगा। सबके पास एक x होता है, मेरे पास भी है, ये मैं x लगा दिया, ये x यहां पर है। तो अब देखिए यहां से यहां तक कुछ नहीं है, यानी इसका विभव भी x होगा, यानी इसका विभव भी x होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना। यहां का विभव भी है, ठीक है, ये भी v होगा, ये भी v होगा, ओके। और ये यहां से जुड़ा हुआ है, यानी इसका विभव भी v होगा। ये 0 0 0, इसका विभव भी 0 होगा। लेकिन यहां से यहां की बात करेंगे, बीच में क्या आ गया है, एक संधारित्र आ गया है। संधारित्र के प्लेटों के बीच भी तो कुछ विभवांतर होगा, यानी इस बिंदु का विभवांतर, इस बिंदु का विभव आप 0 नहीं ले सकते, कुछ और ही होगा। हमको नहीं मालूम है क्या होगा, लेकिन कुछ और होगा। तो हमने x ले लिया। अब ये यहां से जुड़ा हुआ है तो ये भी x होगा, ये यहां से जुड़ा हुआ है तो ये भी x होगा। और अब देखो, अब देखिए आराम से, V और x के बीच में है एक संधारित्र, बिल्कुल है, तो इधर V ले लीजिए, इधर कहीं पे x ले लीजिए। V और x के बीच में है एक संधारित्र, तो बना दीजिए V और x के बीच में एक संधारित्र,
बना दिया। V देख, आप देखो ना ये V है। अच्छा कुछ और कलर लिया जाए, कौन सा, लेकिन लाल ले लिया जाए, वाइट 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 वाइट। ये V है, ये X है। V और X के बीच में C1 है, V और X के बीच में C1 है। बना दिया आपने, जैसा है वैसा करने का है। X और V के बीच में C2 भी है, देख लो, X और V के बीच में C2 भी है, यानी कि यहां पर आपके पास C2 भी है। V और X के बीच में C2 भी है, बहुत सही। अब देखिए V और X के बीच में C3 भी है, V और X के बीच में C3 भी है। कितना आसान है समझना। आप याद करने की कोशिश ना करो, समझने की कोशिश करो। V और X के बीच में C1 है, V और X के बीच में C2 है, V और X के बीच में C3 है। ये तीनों किस में हो गए? ये तीनों के तीनों हो गए समांतर क्रम में, और इनको हल करना बड़ी बात तो है नहीं। और अब देखिए कि X और 0 के बीच में है, X और 0 के बीच में है से 6, तो यहां पर आपका ये तो X है और इधर कहीं पे मान लो 0 है ये, ओके 0, तो इसके बीच में कौन है? C6 है, C6। X और 0 के बीच में है C6, लेकिन यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि X और X के बीच में है C4 C5, X और X के बीच में है C4 और C5। पॉसिबल है क्या? क्या X और X के बीच में कुछ और आ सकता है क्या? नहीं भाई, X और X के बीच में कुछ नहीं हो सकता, यानी इनके यहां पर अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है, ये यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, यहां पर इनका कोई अस्तित्व नहीं है। दिख जरूर रहे हैं लेकिन उनका वहां पर कोई वजूद नहीं है। क्योंकि देखो, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस बिंदु और इस बिंदु का विभव समान है, और जब दो बिंदुओं का विभव समान है तो आवेश कहां से कहां प्रभावित होगा? प्रवाहित होगा, प्रवाहित ही नहीं होगा। इस यहां से लेके यहां तक आवेश प्रवाहित ही नहीं होगा, तो इनका कोई एग्जिस्टेंस है नहीं बच्चा, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्लियर है ये? तो अब आपका पूरा पिक्चर क्लियर है कि C1 C2 C3, ये C1 C2 C3 ये तीनों समांतर क्रम में है। C6 इन तीनों के साथ किस में आ जाएगा? श्रेणी क्रम में आ जाएगा। C4 और C5 का कोई अस्तित्व वहां पर नहीं है, क्योंकि X और X के बीच में कोई नहीं आ सकता। मेरी X और मेरी X के बीच में कोई नहीं आ सकता, उनको आपस में लड़ने दो। ठीक है, तो देखिए बच्चा, ये था वायर प्रॉब्लम। ये कौन सा प्रॉब्लम है दोस्त? दोस्त नहीं, भाई भी नहीं, बालक और बालिका, ये ज्यादा अच्छा लगता है यार। नहीं, आप दोस्त भी हो, भाई भी हो, सब हो आप, बालक और बालिका, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कहने में, सुनने में, सुनाने में। तो देखिए बच्चा, ये था वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप बस ये कुछ स्टेप्स को फॉलो करिए। क्या स्टेप्स हैं? पहले जिनके बीच में आपको तुल्यांकी ढाईटा निकालना है, मान लीजिए वहां पर एक बैटरी कनेक्टेड है, और फिर आप विभव को ट्रांसफर करते जाइए। अगर बीच में कुछ नहीं है तो ही विभव समान होगा। यहां से यहां तक विभव V क्यों रहा? क्योंकि बीच में कुछ नहीं है। यहां से यहां विभव समान क्यों रहा? क्योंकि बीच में कुछ नहीं है। यहां से यहां का विभव V क्यों रहा? क्योंकि बीच में कुछ नहीं है। यहां से यहां का विभव 0 क्यों रहा? क्योंकि बीच में कुछ नहीं है। इसका विभव 0 रहा, बीच में कुछ नहीं है। ये 0 क्यों रहा? क्योंकि बीच में कुछ नहीं है। बीच में कुछ नहीं है, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, तब होगा इक्वल। लेकिन अगर बीच में कुछ हो जाए, अगर बीच में कोई और आ जाए, मेरे दरमियां और उसके दरमियां बीच में अगर बहुत लफड़ा होने वाला है, देखो आगे सारे लफड़े होने वाले हैं। तो ये था वायर प्रॉब्लम। और अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क। बच्चे, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, आपके पास कोई आइडिया नहीं होता, आपको लगता है अरे बाप रे इतना बड़ा सा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वो चुटकियों में हल होता है, लेकिन आपने उसके बारे में कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, इसलिए दिक्कत होती है। ऐसी चीजें अगर आपने एक बार पढ़ ली हैं, आजीवन याद रहेंगी बच्चे, आजीवन। चलिए देखते हैं कि इनफाइनाइट कैपेसिटर प्रॉब्लम, कैपेसिटर नेटवर्क कैसे हल होगा। चलो मान लिया कि ये है टर्मिनल ए, और ये रहा मेरा टर्मिनल बी।
मुझे ए और बी के बीच का तुल्यांकित हाइटा निकालना है। ए और बी के बीच का तुल्यांकित हाइटा निकालना है। इतना आसान है ना लेकिन बीच में कुछ है ही नहीं। अब आएगा ना बीच में, यहां पे एक संधारित्र है, यहां पे एक संधारित्र है, ठीक है। मान लीजिए कि ये 1 माइक्रोफैरेड है, मान लीजिए कि ये 2 माइक्रोफैरेड है। दिस इज 1 माइक्रोफैरेड, दिस इज 2 माइक्रोफैरेड। और अब देखिए इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क है, इसका क्या तात्पर्य है, यही नेटवर्क अब अनंत काल तक चलता जाएगा। फिर यहां पे 1 माइक्रोफैरेड आ गया, यहां पर 2 माइक्रोफैरेड आ गया, दिस इज 2 माइक्रोफैरेड। और कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि कहानी कहां तक जाएगी, अनंत काल तक जाएगी। फिर यहां पे 1 माइक्रोफैरेड है, फिर यहां पे 2 माइक्रोफैरेड है, दिस इज 1 माइक्रोफैरेड एंड दिस इज 2 माइक्रोफैरेड। फिर ये कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी फिर आगे जा रही है। अच्छा, यहां पे कहानी खत्म क्यों कर रहे हो आप, ये तेरी मेरी प्रेम कहानी दो लफ्जों में बयां ना हो, ऐसा कुछ गाना था यार। और प्यार गया, गाना गया, सब गया। 1 माइक्रोफैरेड और यहां पर बच्चे फिर क्या आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। और यही किस्सा, यही कहानी कहां तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। और अब आपको बोल रहे हैं कि ए और बी के बीच का तुल्यांकित हाइटा निकालिए। बना पाओगे? अगर आपको इसका ट्रिक पता ना हो, अगर आपने इसको पहले कभी पढ़ा ना हो, कभी सुना ना हो, तो क्या आपसे बनेगा? नहीं, चकरा जाएगा। अरे यार, अनंत काल तक जाऊंगा कैसे? नहीं बना पाओगे, चुटकियों में बनता ही है। लेकिन क्योंकि मैं पहले समझाना है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, तो आपको लगेगा कि इतना लेंथी है। लेंथी नहीं है, आराम से बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा बस। चलिए, तो आपको ये है इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क, ओके, अनंत काल तक जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है। भाई मानने से ही तो सब होता है, मान लिया तो ठान लिया तो फिर हो गया। तो मान लेते हैं कि इस पूरे नेटवर्क जितना भी अनंत काल तक जा रहा है, लेट माना तुल्यांकी धारिता, मान ले रहा हूं मैं, माना तुल्यांकी धारिता x है। अरे देखो, आप x को ही तो मानते हो ना, और किसी को थोड़ी मानते हो आप, x को ही मानो। तो माना तुल्यांकी धारिता x है, ओके, यानी कि a और b के बीच का तुल्यांकी धारिता x है। उसके बाद देखो, पहला स्टेप क्या करना है, आपको मान लेना है। मान लिया, ये तो मन में भी मान सकते हैं, मन से ही तो मानते हैं। चलिए, उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या रिपीट हो रहा है। रिपीट क्या हो रहा है, देखिए, 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड। तो जो रिपीट हो रहा है उसको एक डब्बे में बंद कर लीजिए, एक को छोड़कर ना, यही तो रिपीट हो रहा है। दिस 1 माइक्रोफैरेड, ये जो 1 माइक्रोफैरेड है यही रिपीट हो रहा है, इसको थोड़ा सा अलग रखिए, ठीक है। और जो रिपीट होता जा रहा है बार बार, उसको आप एक डब्बे में बंद मान लीजिए। ये देखिए, मैं मान रहा हूं कि ये डब्बे में बंद हो गया। जितना भी लंबा जाएगा आप बंद मान लो। ये देखिए आप, ये तरीका है बच्चे समझाने का, समझ में तो यूं आ जाएगा। और आप सॉल्व करते समय इतना टिटिम्मा नहीं करोगे, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, क्योंकि अभी आपको समझना है। भाई पहली बार है ना, पहली बार में तो थोड़ा सा डर लगता है। तो 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड जो रिपीट हो रहा है उसको आपने एक डब्बे में बंद कर लिया। और अब थोड़ा सा यहां पे समझने वाली बात यह है कि चलो मान लेते हैं, समझिएगा कैसे समझाते हैं आपको। यहां से ये A है, मैं बहुत 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 दूर तक जाता हूं। मान लीजिए कि मैंने 4000 किलोमीटर की यात्रा तय करी है। कितने किलोमीटर की? 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की है पैदल। मजाक है लेकिन चलो मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। तो चलो मान लेते हैं कि ये जो है मैंने कितना 4000, पहले 5000 बोला था क्या, चलो 1000 का डिस्काउंट दिया आपको। 4000 किलोमीटर की यात्रा तय करी है पैदल। की है भाई, हमारे पूर्वजों ने की होगी। लोग अफ्रीका से निकल के यूरोप और एशिया तक ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। उस समय कोई भी वाहन, कोई भी हेलीकॉप्टर और कोई भी मोटरसाइकिल नहीं था, हमारे पूर्वजों ने की है। तो अब मान लो
कि 4000 किलोमीटर यात्रा तय करने के बाद अगर मैं 2-4 मीटर और चलता हूं तो काउंटेबल है क्या? वो तो नगण्य है ना। अरे यार 4000 किलोमीटर और 2-4 मीटर और, चलो मैं 4000 किलोमीटर गया, बी तक पहुंचा, अब बोलेंगे चले यार 200-400 मीटर और आगे चल देते हैं। आप 200-400 मीटर को काउंट नहीं करोगे, चल नहीं यार 200-400 मीटर तो और जाना, चल देते हैं। तो आप अभी भी क्या बोलोगे कि 4000 किलोमीटर मैं चल के आया हूं। ये तो बोलोगे कि 4000 किलोमीटर प्लस 2 मीटर और चल के आया हूं तो उसे मिलने के लिए। अरे जब यहां तक आई गए हो जनाब, तो आगे 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर और आगे जाओगे तो भी आप बोलोगे यार 4000 किलोमीटर चल के आया हूं तेरे से मिलने। तो बात यहां पे भी वही है। अगर पूरे इस इनफाइनाइट, इस पूरे अनंत संधारित्र की धारिता x है तो उसमें से इतना अलग भी कर दोगे तो भी इसकी धारिता, तुल्यांक की धारिता कितनी रहेगी? x। अच्छा x ही रहेगी। अरे इन दोनों के थोड़ा सा निकलने से क्या ही होता है? अगर सागर में से 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी निकाल लोगे तो क्या सागर सूख जाएगा? नहीं ना। वही चीज यहां भी है। अगर अनंत में से इन दोनों को थोड़ा अलग भी कर लोगे तो भी ये धारिता कितनी रहेगी? तो भी ये धारिता x ही रहेगी। जैसे कि ये है सागर से, समझ लो आप सागर से 2-4 बाल्टी पानी अगर आप निकाल भी लोगे ना बच्चा, तो सागर सूखने वाला नहीं है। वैसे यहां पे भी है। ये आपने 1 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड को अलग कर लिया है। आपको अलग उसी करना है जो रिपीट होता है। आपने इसको अलग कर लिया, बाकी को डब्बे में बंद कर लिया। इस डब्बे में जो भी हैं अनंत तक जाएगा। आपने तो पूरे अनंत के लिए x माना है, तो अभी भी ये उसकी धारिता कितनी रहेगी? अनंत, अभी भी ये लगभग अनंत ही है, तो अभी भी इसकी धारिता क्या रहेगी? x ही रहेगी। कोई परिवर्तन तो होने वाला नहीं है। बिल्कुल सही। तो अब मैं इस डब्बे की जगह इनकी तुल्यांकी धारिता क्या रख सकता हूं? x रख सकता हूं। देखो ये है टेक्निक सॉल्व करने का, जो कि आप सोच नहीं सकते। डायरेक्ट कैसे सोच पाओगे? पहले सॉल्व नहीं किए रहोगे तो। 2 माइक्रोफैरेड, ये है 1 माइक्रोफैरेड, ये है 2 माइक्रोफैरेड। और अब देखिए इन सब की धारिता कितनी ले ली गई? x ले ली गई, यानी कि यहां पे ये कितना हो गया? ये x आ गया। कोई दिक्कत? ऐसे ही सॉल्व करना है। जहां भी आपको इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क दिखेगा, अनंत संधारित्रों का एक समूह दिखेगा, आप जो रिपीट हो रहा है उसको डब्बे में बंद करेंगे और पूरे पहले आप मान लेंगे कि इस अनंत संधारित्र का नेटवर्क जो है उसकी धारिता x है। उसके बाद जो रिपीट होता है उसको थोड़ा अलग करके बाकी को एक डब्बे में बंद कर लीजिए। उसकी धारिता भी क्या होगी? x होगी। क्योंकि याद रखिए सागर से, समंदर से 2 बाल्टी पानी निकालने पे सागर के पानी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो अभी भी इसकी धारिता x है। तो इन सब के जगह पे आप क्या रखेंगे? x रख देंगे। तो इन दोनों के बीच में हमने क्या रख दिया? देखो यहां पर बच्चे शायद यहां पे कंफ्यूज हो रहे होंगे। हमने इन दोनों के बीच में क्या रख दिया? x रख दिया ना भाई। इन सब की धारिता कितनी है? x है, तो हमने x रख दिया। और अब देखो ये 2 माइक्रोफैरेड और ये x किस में है? ये 2 माइक्रोफैरेड और ये x किस में है बताओ? ये 2 माइक्रोफैरेड और ये x किस में है? ये दोनों श्रेणी क्रम में है। दिख रहा होगा आपको, जाने का रास्ता एक ही है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। और अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं तो तुल्यांकी धारिता मान लो मैं C डैश ले लेता हूं। इन दोनों का तुल्यांकी मैं C डैश ले लेता हूं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चा? 2 है तो आप डायरेक्ट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। 2 के लिए फॉर्मूला पता है ना, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। c इज इक्वल टू क्या होता है? c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2। अगर 2 है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं ना, तो डायरेक्ट ही लगा देते हैं, क्या दिक्कत है? तो इन दोनों का तुल्यांकी मान लेता हूं कि C डैश है। ये फाइनल नहीं है इसलिए C डैश लिया है। कितना हो जाएगा? 2 माइक्रो है, ठीक है। 2 इंटू कितना? 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई क्या है? 2 प्लस एक्स हो जाएगा। क्लियर? तो इन दोनों का जो तुल्यांकी है कितना है? 2x अपॉन 2 प्लस एक्स है। याद रखिएगा ये 2 किस में है? माइक्रोफैरेड में है। चलिए तो अब देखो क्या कमाल हो रहा है, क्या कमाल हो रहा है। देखो मजा आ रहा होगा यार, फील आ रहा है, मजा आ रहा है, झूठ नहीं बोलना, मजा तो आ रहा होगा बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए इन दोनों की जगह पे आप क्या रखेंगे? C डैश रखेंगे, तो रख दो ना। ये 1 माइक्रोफैरेड पहले से है,
ये ए है, ये बी है, और इन दोनों की जगह पे आप क्या रखोगे, सी डैश रखोगे। दिस इज सी डैश, दिस इज 1 माइक्रोफैरेड, दिस इज सी डैश, दिस इज 1 माइक्रोफैरेड। सी डैश की वैल्यू है आपके पास। ये दोनों किस में है बच्चे, ये दोनों हैं समांतर क्रम में, और जब ये दोनों समांतर क्रम में हैं तो तुल्यांकी कैसे निकालोगे, सी इक्वलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड, 1 ही लिख देते हैं ना, 1 माइक्रोफैरेड प्लस सी डैश यानी कि 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। इस पूरे नेटवर्क की तुल्यांकी धारिता कितनी आ गई, 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। और अब याद कर बच्चा वो जमाना जब हमने था ये माना कि तुल्यांकी धारिता है कितना, तुल्यांकी धारिता x मान रखा है, x तो पहले ही मान रखा है, सी इक्विवेलेंट पहले ही तो मान रखा है ना कि इस पूरे नेटवर्क की तुल्यांकी धारिता कितनी है, x है। चकरा गए होंगे, फिर से समझो कि आपको जब भी अनंत संधारित्र का एक नेटवर्क मिलेगा तो जो रिपीट हो रहा होगा उसको एक डब्बे में बंद कर लेंगे। और पहले ही आपने ये मान लिया होता है कि मान लेते हैं कि धारिता कितनी है, x है, तो जब आप इस डब्बे में बंद करोगे उसकी धारिता भी कितनी होगी बच्चे, उसकी धारिता भी x ही होगी। क्योंकि डायलॉग याद रखना, सागर से 2 लोटा पानी निकालने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसकी धारिता भी कितनी है, x है। ओके, तो आप क्या करेंगे, इन सबके जगह पे क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। आपने x रख दिया, ये दोनों किस में हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला लगा दिया। अब इन दोनों का जो तुल्यांकी है इसके साथ समांतर क्रम में है, आपने समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा दिया। और जब आप तुल्यांकी निकालते हो सी इक्विवेलेंट, तो ये पूरे अनंत के लिए है ना, जो कि ऑलरेडी आपने क्या मान रखा है, x मान रखा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। हल कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, हल कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू 1 प्लस कितना है, 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, देखते हैं कौन पहले हल करता है। चलो पहले आपको 1 मिनट का लीड दिया, 1 मिनट आप आगे निकल जाओ। चलो पटाख से देखते हैं कौन पहले हल करता है। चलिए कैसे हल करेंगे, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, ये इंटू हो जाएगा तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस एक्स कितना 3x हो जाएगा, 2 प्लस 3x हो गया। एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने दो, इसको इधर लाएंगे, माइनस 3x होगा, प्लस 2x है, माइनस x आ जाएगा, इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, और ये 0 हो गया। और ये क्या है, ये एक वर्ग समीकरण है, इसको हल कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए। गुणनखंड करना आता है तो गुणनखंड कर लीजिए, आता ही होगा, क्षमा चाहता हूँ, आता ही होगा। तो गुणनखंड कर लीजिए, या तो फिर जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो फॉर्मूला लगा सकते हो। तो चलो गुणनखंड कर लेते हैं, करना आसान है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो माइनस 2x प्लस एक्स कर लेता हूँ, तो माइनस 2x प्लस एक्स कितना आएगा, माइनस एक्स आएगा, और माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 आएगा। इंटू करने पे ये आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे ये आना चाहिए, ठीक है, ये तो आपको मालूम होगा, मैं बता कर आपकी तौहीन नहीं करना चाहता। तो अब यहाँ से क्या कॉमन, x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखो, अच्छा एक चीज़ गड़बड़ हो गया है, जल्दीबाजी में मैं माइनस 2 अपनी ही तौहीन करवा बैठा हूँ, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन, तो x माइनस 2, और यहाँ पे तो ये x माइनस 2 ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मान लो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1, और ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 1, जो कि संभव नहीं है, धारिता नेगेटिव 1 थोड़ी होगा। x इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। सो दिस इज द आंसर, इज द। मजा आया कि नहीं यार, मजा आया कि नहीं, ईमानदारी से बता दो, ईमानदारी से बताओ मजा आया कि नहीं। x इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड, ओके। तो इसको देख कर डरने की जरूरत नहीं है, अनंत आकार का है तो क्या, आपके विश्वास और आपके जज्बे और आपके जुनून से बड़ा कुछ भी नहीं होता। तरीका पता होना चाहिए, कहने की बात यह है कि तरीका पता होना चाहिए। चलिए ऐसा ही एक और सवाल हल करते हैं।
चलो यहाँ पे एक संधारित्र है, यहाँ पे एक संधारित्र है, ये है ए, ये है बी। चलो मान लिया इसकी राइट 80 है, इसकी राइट 80 है। देखो वैल्यू बच्चा कुछ भी हो सकता है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, ओके वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ें, और यही चीज़ अब रिपीट हो रही है, यही चीज़ अब रिपीट हो रही है। कहाँ तक जा रहा है ये? अनंत काल तक जा रहा है। अच्छा सबकी डाटा सी है, सी 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 आई सी, सी सी आई सी। कैसे निकालेंगे आप? चलिए फॉलो करिए। चलो आपको 5 मिनट का लीड दिया, 5 मिनट आप वीडियो पॉज करके बनाइए, देखते हैं आपका आंसर पहले आता है कि मेरा आंसर पहले आता है। चलो 5 मिनट का आपको लीड। भागो भागो जल्दी भागो भागो, भागना नहीं है, पढ़ाई छोड़ के नहीं भागना है, वीडियो को पॉज करना है और सॉल्व करना है। मैं भी अपना कुछ डिग्राम लगाता हूँ। क्या करना होता है? सी है, तो यही चीज़ रिपीट हो रही है, देखो यही रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है उसको इसमें बंद करने का है, डब्बे में बंद करने का है, ये डब्बे में बंद करने का है। जो रिपीट हो रहा है उसको डब्बे में बंद करने का है, और मैंने बंद कर दिया। उसके बाद क्या मानना होता है? अच्छा मान तो पहले ही लेना होता है बार बार मैं दूसरा कदम पहले उठा रहा हूं और पहला कदम बाद में। पहले ही मान लो कि जो अनंत संधारित्रों का समूह है, मान लिया लेट, अंग्रेजी में कहते हैं लेट, कितना? एक्स, ठीक है। तो अब इन अनंत संधारित्रों में से अगर ये कुछ थोड़ा सा बाहर भी निकाल लोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, मुझे पता है आप बोलोगे नहीं, जो कि सही बोलोगे। तो इसकी डाटा भी कितनी ली जाएगी? इसकी डाटा भी एक्स ही ली जाएगी। और जब इसकी डाटा आपने एक्स ले ली है तो ये सी बच गया, ये सी बच गया, ये ए है, ये बी है। और इसके जगह पे क्या रख देंगे आप? इसके जगह पे आप रख देंगे एक्स, रख देंगे आप। ये सी है, ये सी है। अब ये सी और एक्स किस में है बच्चे? ये सी और एक्स हैं समांतर क्रम में, ये सी और एक्स हैं समांतर क्रम में। तो इन दोनों का तुल्यांकी कितना आएगा? इन दोनों का तुल्यांकी आ जाएगा सी प्लस एक्स, और ये तो सी ऑलरेडी है, ठीक है। ये ऊपर वाला ए है, नीचे वाला बी है। कोई दिक्कत यहाँ पर? पहले आपने मान लेना है कि जो भी अनंत संधारित्रों का समूह है उसकी धारिता एक्स है। जो रिपीट होता है उसको एक डब्बे में बंद कर लिया, तो उसकी धारिता भी एक्स ही होगी। तो उन सब के जगह पे आप क्या रख सकते हैं? एक्स रख सकते हैं। अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको? समांतर में है, समांतर में जोड़ देंगे बस आप। अब ये दोनों किस में हैं बच्चे? अब ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, और श्रेणी क्रम में तुल्यांकी निकालना है तो क्या करना होता है? पहले इन दोनों का इंटू कर लीजिए, सी इंटू सी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई सी प्लस एक्स। कैसे? अरे शॉर्ट में ये फॉर्मूला मिल जाता है ना अपने को, सी इज इक्वल टू C1 डॉट C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। चलो ओके। और ये सी इक्विवेलेंट है कितना? आपके इस पूरे परिपथ का अनंत जो संधारित्रों का समूह है उसका धारिता आपने कितना मान रखा है? एक्स मान रखा है। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया सी स्क्वायर प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाई सी प्लस सी, 2c हो गया प्लस एक्स हो गया। इधर इंटू कर दीजिए, यह आ जाएगा, पहले इसको ले लो, चलो ठीक है, 2c इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी एक्स। इसको इधर ले आइए, एक वर्ग समीकरण बना लीजिए। तो एक्स स्क्वायर है, ओके, सी एक्स इधर के माइनस होगा तो ये प्लस सी एक्स आ जाएगा। 2cx में से एक cx चला गया तो cx बच गया, और ये माइनस सी स्क्वायर हो गया, ये 0 हो गया, जो कि एक वर्ग समीकरण है जिसका कि आप मूल निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 है। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? अगर आपको x निकालना है तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूले का सी है ना, डिवाइडेड बाई 2a। एक बार प्लस ले लेना होता है, एक बार माइनस ले लेना होता है। तो ले लीजिए माइनस बी, और यहाँ पे बी की जगह पे क्या है, बी के जगह पे कैपिटल सी है, यानी कि माइनस सी हो जाएगा। ओके डन, बढ़िया। अब देखो अगर दोनों को मैं माइनस लूंगा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, और मुझे आंसर नेगेटिव चाहिए नहीं, मैं प्लस लेके ही सॉल्व करूंगा। प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी कि सी का स्क्वायर माइनस 4 तो 4 है, ए के जगह पे 1 है, और सी के जगह पे क्या है, सी के जगह पे देखिए क्या है, फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा माइनस रूट ओवर सी का स्क्वायर। अच्छा ये सी स्क्वायर है ना, वही तो बोलूं आंसर में गड़बड़ी क्यों हो रही है, ये सी स्क्वायर है बच्चे, ये सी स्क्वायर है, तो ए तो 1 है, सी के जगह पे क्या रखेंगे आप, सी स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। और एक गलती अभी भी मैं कर रहा हूं, सी की वैल्यू सी स्क्वायर नहीं है, सी की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर है ना। आप जब कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर, किसे कंपेयर करना होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना होता है। जब इसे तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू सी आ गई, सी की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर आ गई, तो यहां पे सी की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर रखेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये सी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस सी प्लस, चलो प्लस माइनस दोनों लेके चलो, वक्त आने पे जो लेना होगा ले लेंगे, लेकिन आपको मालूम है दोनों माइनस लोगे आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव होना नहीं है, एक्स एक्स सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर 5c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस सी प्लस माइनस सी स्क्वायर से एक सी बाहर आ गया, रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये तो अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये तो अब मैथमेटिक्स है, इसको तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, c और c बाहर आ जाएगा, c और c बाहर आने से क्या बच जाएगा, अब आप प्लस ही लो क्योंकि आंसर आपको प्लस में ही चाहिए, नेगेटिव में तो आंसर आपको चाहिए नहीं, प्लस में ही लो। तो c अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बच जाएगा रूट 5 माइनस 1 और नीचे में है 2, तो दिस इज द आंसर इज द आंसर इज द ना, क्लियर है। ये यहाँ माइनस है, यहाँ हमने प्लस ही लिया है, c बाहर आ चुका है, रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे है ही है। अब यहाँ पे c की जो भी वैल्यू होगी आप पुट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके बच्चे, तो ये था, कौन सा प्रॉब्लम था ये, बहुत लंबा चौड़ा नाम था, इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क, अनंत संधारित्र का अगर नेटवर्क मिलेगा तो ऐसे ही करना है, प्रक्रिया फिर से सुन लीजिए। पहले आप मान लोगे कि अनंत संधारित्र का जो समूह है उसकी धारिता x है, मान लिया। उसके बाद जो रिपीट होता है उसको एक डब्बे में बंद कर लेने का है, बंद कर लिया, तो डब्बे में बंद किए हुए भाग का भी धारिता उठना ही होगा, x ही होगा। उसके बाद उसके जगह पे x रख के पूरी प्रक्रिया को आप फॉलो करिए जो प्रक्रिया को बताई गई है, क्लियर। और अब चलते हैं आज के अगले प्रकार की तरफ, व्हीट स्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर सेतु। व्हीट यानी गेहूं, स्टोन यानी पत्थर, ब्रिज यानी सेतु। गेहूं पत्थर सेतु ऐसा नहीं है, व्हीट स्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है। व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में आप जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा विद्युत धारा, वहां पे आप बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। एक्चुअली में मेन आपको व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में वही पढ़ना है, प्रतिरोधों के लिए वहां पर हम पढ़ते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, लेकिन यहां पर भी वो कॉन्सेप्ट यूज होता है। संधारित्रों के संयोजन में भी व्हीट स्टोन ब्रिज यानी कि व्हीट स्टोन सेतु, अलग अलग नहीं है ना, व्हीट यानी गेहूं, स्टोन यानी पत्थर, ऐसा नहीं है, ये एक नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। तो अब देखो क्या है ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, इसको समझते हैं, पहले समझ लेते हैं। चलिए चलो, इधर को ए है, ए से चला मैं, यहां पे प्रतिरोध है, ध्यान समझिएगा, ये भी एकदम नया कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। कॉन्सेप्ट समझ गए, ये क्वेश्चन तो बच नहीं रहा है, पसीना है, यूं सॉल्व कर लोगे। चलो एक प्रतिरोध यहां है, मान लीजिए कि ये 1 माइक्रोफैरड है,
मान लीजिए कि ये 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है, ओके। और चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए कि ये 3 माइक्रोफैरड है, मान लीजिए कि ये 6 माइक्रोफैरड है। चलो अब निकाल के बताओ, ए और बी के बीच का तुल्यांकी धारिता निकाल के बताइए। आप यही कहेंगे सर मजाक मत करो, कौन सी बड़ी बात है, ये दोनों किस में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये दोनों किस में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। इन दोनों का जो तुल्यांकी आएगा इन दोनों के तुल्यांकी के साथ समांतर क्रम में होगा। यूं हल कर लेंगे आप। ये कौन सा नया टिटिम्मा लेकर, टिटिम्मा यानी झंझट, टिटिम्मा समझते हो ना, टिटिम्मा नौटंकी क्यों लेकर आए हो भाई। बात ये है बच्चा, सब्र रखो सब्र रखो। क्या हो अगर यहां पर एक सनलाइट लगा दिया जाए, अब बताइए कैसे हल करोगे। अब बताओ चलो, अब समझ में आया कि टिटिम्मा क्या है, अब समझ में आया कि दिक्कत क्या है, अब समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है। अब बताओ कौन सा श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में है। हो गया ना, लग गई ना। देखो बच्चा, अब ऐसे नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए यहां पे आपके सामने दिक्कत क्या है, ये जो 5 माइक्रोफैरड जो बीच में लग गया है इसने आपकी लगा दी है क्लास। तो आप चाहते हो कि इस 5 माइक्रोफैरड का सेटलमेंट कर दिया जाए। इस 5 माइक्रोफैरड, अगर 5 माइक्रोफैरड वहां पर नहीं होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो यूं बनेगा ही बनेगा। तो जो भी दिक्कत है इस 5 माइक्रोफैरड के होने से ही है, ना होने से कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत है उसके होने से ही है। तो इसको हटाने का जो तरीका है वो बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज ने, और उन्होंने भी बोला था भाई कि कभी कभी इसे हटाया जा सकता है, कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि इसे हटाया जा सकता है कभी कभी। कब कब देखो, अगर ये यहां पे नहीं होता है, मान लो कि ये जो हरा वाला दिख रहा है वो होता ही नहीं, तब तो ये आपके लिए चुटकियों का खेल है, अब आराम से सॉल्व कर लेते हैं, कोई इशू ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ने बोला मेरे पास एक जुगाड़ है। इसको ना एक जुगाड़ ये है कि इस 5 माइक्रोफैरड का होना यहाँ पे व्यर्थ हो सकता है, या ध्यान दीजिएगा, व्यर्थ हो सकता है अगर यहाँ का और यहाँ का विभव क्या हो, समान हो। या ध्यान सुनना, अगर यहाँ का और यहाँ का विभव समान हो तब इसके होने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ का और यहाँ का विभव समान होगा तो जब दोनों टर्मिनल का, दोनों बिंदुओं का विभव समान है तो आवेश प्रवाहित कहाँ से होगा। अरे आवेश तो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, और तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि विभव समान नहीं हो जाता। अगर इस टर्मिनल और इस टर्मिनल का विभव समान हो जाता है तो इसके होने का कोई मतलब नहीं है। और फिर व्हीटस्टोन ने बताया कि विभव समान कब होगा। मान लीजिए कि ये C1 है, मान लीजिए कि ये C2 है, मान लीजिए कि ये C3 है, मान लीजिए कि ये C4 है। तो व्हीटस्टोन ने बताया कि जब C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4 होगा, 5 क्यों लिख रहा हूं जब C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4 होगा, तब इन दोनों बिंदुओं का विभव समान होगा, और इस कंडीशन में, उस केस में इसके होने का कोई तात्पर्य नहीं रह जाएगा, कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। ध्यान सुनो, पहली दफा है, मुश्किल होती है समझने में, लेकिन कोई जल्दीबाजी नहीं है यार, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आपकी उंगलियों पे नाच रहा हूं मैं, वीडियो पॉज कर दीजिए, फिर प्ले कर दीजिए, फिर पॉज कर दीजिए, फिर प्ले कर दीजिए, खेलते रहिए, लेकिन पढ़ते भी रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए बच्चा, तो व्हीटस्टोन ने क्या बोला कि जब इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध का अनुपात इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध के बराबर होगा तब इसके होने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उस कंडीशन में इस और इस बिंदु का विभव समान हो जाएगा। तो उन्होंने बोला है तो ऑब्वियस ही बात है, गलत तो नहीं बोला है। नेक्स्ट चैप्टर में हमको इसको डिटेल से पढ़ना भी है, लेकिन कैसे मान लें, आपको भी लग रहा हो कैसे मान लें, पापा की बात तो सुनते नहीं है, आपकी कैसे सुन लें, सिद्ध करके दिखाते हैं आपको। हमको क्या सिद्ध करना है बच्चा कि जब C1/C3 इक्वल टू C2/C4 होगा
तो इस 5 माइक्रोफैराड के होने का मतलब नहीं है, क्योंकि उस कंडीशन में यहाँ और यहाँ का विभव समान होगा। तो हम उल्टा लेके चलते हैं। अगर ऐसा होने पे विभव समान है तो हम ये मान के चलते हैं ना यार। हम कैसे सिद्ध करेंगे देखिएगा, हम पैंतरा बदल लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि विभव समान है। जब विभव समान होगा तो ऐसा होना चाहिए। जब ऐसा होने पर विभव समान है ना, जब ऐसा होने पर विभव क्या है बच्चा, जब ऐसा होने पर विभव समान है, जब ऐसा होने पर विभव समान है तो विभव समान होने पर ऐसा होना चाहिए। तो हम इससे ये सिद्ध कर देंगे, तो इससे ये सिद्ध आराम से हो जाएगा। आपको भी संतुष्टि मिल जाएगी, मेरे भी दिल को अच्छा लगेगा कि कोई भी यहां से निराश नहीं गया। चलिए देखते हैं। तो मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं कि विभव समान है बच्चे। मैं मान लेता हूं कि यहां और यहां का विभव समान है, तो उस कंडीशन में इसके होने कोई मतलब नहीं है। चलो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। समझ रहे हो ना बच्चा कि क्या करने वाले हैं हम लोग। हम यहां से ये लेकर आएंगे तो यहां से ये समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, जब विभव समान है तो देखो क्या हो रहा है, इस ए से चलेगा आवेश, आवेश चला, यहां पे 2 भागों में बढ़ गया। और देखो अगर मान लो यहां का विभव x है तो यहां का विभव भी x ही होगा, ठीक है ना। दोनों का विभव समान लेके चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसको बैटरी से जोड़ोगे तो हो सकता है यहाँ का विभव v हो, यहाँ का विभव 0 हो सकता है। तो यहाँ का विभव भी v है, यहाँ का विभव भी v है। और अब आपको पता है ना, आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो अगर आवेश इधर से इधर जा रहा है, यानी v बड़ा है किससे, x से, तो v माइनस एक्स, विभवांतर कितना हो जाएगा, विभवांतर कितना हो जाएगा देख लीजिए। इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का विभवांतर, यहाँ का विभव v है, यहाँ का x है, v माइनस एक्स इज इक्वल टू, बताइए कितना होगा। अच्छा, हमने क्या बोला कि यहाँ से Q आवेश जा रहा है, बढ़ गया 2 भागों में, इधर को Q1 आवेश, इधर को Q2 आवेश। तो इसमें भी Q1 आवेश ही जाएगा क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है। इसमें भी Q2 है तो इसमें भी Q2 आवेश जाएगा क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, ठीक है बच्चा। v माइनस एक्स देखो कितना होगा, फॉर्मूला क्या है देखो, आप पढ़ते हैं ना कि Q इज इक्वल टू होता है C इंटू वी, फॉर्मूला पढ़ा है नहीं। Q इज इक्वल टू होता है C इंटू वी, तो विभवांतर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा। विभवांतर इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C। Q इज इक्वल टू है C इंटू वी, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। v माइनस एक्स क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ का विभव ज्यादा होगा ना। अरे पानी हमेशा अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर, और उष्मा हमेशा अधिक तापमान से कम तापमान की ओर, और आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो v माइनस एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे आवेश Q1 है, यहाँ की धारिता C1 है, क्लियर। अच्छा, यहाँ का विभव v है तो यहाँ का विभव भी v होगा, यहाँ का विभव x है, तो इसके लिए भी कैलकुलेट कर लो ना दोस्त, बालक बालिका। v माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां पर आवेश Q2 है, यहां की धारिता C3 है। v माइनस एक्स, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, अब आवेश यहां से इधर जा रहा है, यहां को 0, क्योंकि ये 0 ही होगा ना, 0 लिया है तो इसको भी 0 ले लीजिए। 0 का मतलब हम यहाँ पे निम्न विभव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे C माइनस, यहाँ पे x माइनस 0, यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 0 कितना हो जाएगा, x माइनस 0 हो जाएगा, देख लीजिए। यहाँ का चार्ज कितना है, Q1 है, तो चार्ज Q1 है डिवाइडेड बाई C2, आवेश बटा धारिता, और यहाँ का विभवांतर भी कितना है, x माइनस 0 है, तो कितना आ जाएगा ये, Q2 डिवाइडेड बाई C4 आ जाएगा। v माइनस एक्स Q1 अपॉन C1, v माइनस एक्स Q2 अपॉन C3। x माइनस 0 इज इक्वल टू Q1 अपॉन C2, x माइनस 0 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C4। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। टाइप 3 पढ़ रहे हैं हम लोग, वेट स्टोन ब्रिज। पहले आपको समझा रहे हैं कि बीच वाले को क्यों हटाया जा सकता है, कब हटाया जा सकता है, कब हटाया जा सकता है, जब इसका और इसका अनुपात किसके बराबर होगा, इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा। और जब ये दोनों का अनुपात बराबर होगा,
यानी कि इस और इसका विभव बराबर होगा। तो पहले हम ये मान ले रहे हैं कि चलो विभव बराबर है, तो अगर विभव बराबर है तो ऐसा होना चाहिए। चलो करके देखते हैं कैसे करेंगे। इन दोनों का विभव बराबर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं Q1 बाई C1 इज इक्वल टू Q2 बाई C3 लिख सकते हैं। यहां से Q1 बाई Q2 C1 बाई C3 मिल गया। यहां से क्या मिलेगा देख लो, ये भी x ये भी x। सो Q1 अपॉन C2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C4 इज इक्वल टू, बराबर हो गया ना। सो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू C2 बाई C4। ये भी Q1 बाई Q2 है, ये भी Q1 बाई Q2 है। Q1 बाई Q2 Q1 बाई Q2 यानी कि C1 बाई C3 इज इक्वल टू C2 बाई C4। यानी कि जब विभव समान है ना, जब विभव समान है तो ऐसा हो रहा है, तो जब ऐसा होगा तो विभव समान भी होगा। और जब विभव समान होगा तो इसको आप हटा सकते हैं, जब विभव समान होगा तो उसको हटा सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी ऐसा अरेंजमेंट मिले, बीच में कोई टांग लड़ा रहा हो, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है, वेट स्टोन ने आपको यह निकाल दिया है कि अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है तो इसकी तो ऐसी की तैसी कर दो, हटा दो, मिटा दो, सत्यानाश कर दो उसका। लेकिन कंडीशन दिया है भाई, तभी करना जब ऐसा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी का एक दूसरा रूप देखते हैं, वहां पे देखते हैं कि आप कितना दिमाग लगा पाते हो। मान लिया कि ये है हमारा पहला संधारित्र, ओके, और ये है हमारा दूसरा संधारित्र, और ये है हमारा तीसरा संधारित्र। कोई दिक्कत इसको सॉल्व करने में? अगर मैं कहूं कि ए और बी के बीच तुल्यांकी धारिता निकालिए, तो आप यही कहेंगे सर मजाक मत करो, कठिनाई पैदा करिए। अब सवालों क्या है, एक डायलॉग था ना किसी दबंग मूवी का कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यास लगता है। तो अब आपका यही कहना होगा कि सवाल से डर नहीं लगता साहब, सरल सवाल से डर लगता है। कठिन करिए इसको, ठीक है। चलो इसको मैं इससे जोड़ देता हूं, इसको मैं इससे जोड़ देता हूं। तो आप बोलेंगे क्या इसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई मैं मान लूंगा कि यहाँ पे बैटरी लगा दिया, इसका विभव V हो जाएगा, इसका विभव 0 हो जाएगा, ये भी V हो जाएगा, ये भी V हो जाएगा, ये भी V हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी V और 0 के बीच में है, ये भी V और 0 के बीच में है, ये भी V और 0 के बीच में है। तीनों किसमें हो जाएंगे? तीनों समांतर में हो जाएंगे। तो इसमें कौन सी बड़ी मुश्किल बात है? कुछ और कठिन करो, कुछ और कठिन करो, कुछ और कठिन करो। चलो आपकी मुराद भी पूरी कर दी जाएगी। अब मान लीजिए कि यहां पर एक संधारित्र और हो, यहां पर एक संधारित्र और हो। चलो मान लेते हैं कि इसकी धारिता भी C है, 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 इसकी धारिता भी C है। तो आप क्या करेंगे बताइए? तो क्या करेंगे आप? चलिए बताइए कैसा किया जाएगा? क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या आप फिर से वही करेंगे कि यहाँ पे बैटरी लगा देंगे, मानेंगे इसका विभव V है, इसका विभव 0 है, तो ये V है तो ये 0 हो जाएगा, ये V हो जाएगा, ये V हो जाएगा, ये भी V हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये V और V के बीच में है, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा बोल दोगे क्या? अरे नहीं लड़के नहीं, ऐसी गलती नहीं कर सकते आप। इस लेवल पे ऐसी गलती नहीं कर सकते। अरे भाई यहाँ का और यहाँ का विभव तभी समान रहेगा जब बीच में कुछ नहीं रहेगा। बीच में है, यहाँ पर अंतर पैदा करने वाला आ गया एक बंदा, ये यहाँ के विभव और यहाँ के विभव को समान नहीं रहने देगा, क्योंकि इसके खुद की मजबूरियां हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो इन दोनों ये सनलाइट के प्लेटों के बीच का विभवांतर है ना, कुछ ये सनलाइट के प्लेटों के बीच में विभवांतर है, जैसे कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में विभवांतर आ जाएगा। क्लियर? बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छे। ओके, तो यहां और यहां के बीच का विभवांतर समान नहीं है, अब कुछ और हो गया है। वैसे ही यहां और यहां का विभव समान है, लेकिन यहां और यहां का विभव समान नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में है ये अंतर पैदा करने के लिए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, इतनी बारीकी से आपको पढ़ना है कि कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। चलिए
तो क्या कर सकते हैं, देखो यार, प्रॉब्लम चाहे कितनी भी आ जाए, दिक्कत चाहे कितनी भी आ जाए, जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक हैं, उसको नहीं भूलना। क्या करना होता है, मान लेता हूं इसका विभव v है तो इसका विभव भी होगा, मान लेता हूं इसका विभव 0 है तो इसका विभव भी 0 होगा। ठीक है, हालांकि इसका विभव कुछ और होगा, इसका विभव कुछ और होगा, तो मैं मान लेता हूं कि इसका विभव x है और इसका विभव y है। क्लियर है ये, इसका विभव v, इसका विभव 0, इसका विभव x, इसका विभव क्या, y। और अब देख लेते हैं कि नेटवर्क आखिर में है कैसा। v और y के बीच में कौन है, एक है v और y के बीच में, यहां v ले लीजिए, इधर कहीं पे y ले लीजिए, तो v और y के बीच में c है। देखिए ध्यान से, v और y के बीच में है तो है, ये y है बच्चे, ये y है, ये y है। v और y के बीच में है, y और 0 के बीच में भी है, y और 0 के बीच में भी है। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डजंट मैटर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। v और y के बीच में है, v और y के बीच में c है तो है, y और 0 के बीच में है, y और 0 के बीच में है तो है। और देखो 0 और x के बीच में भी है, 0 और x के बीच में भी है तो है। देखो ना भाई, 0 और x के बीच में है, यहां सीधा चलो, 0 x के बीच में है, x और v के बीच में भी है, x और v के बीच में भी है, v और y के बीच में है, v और y के बीच में है, y और x के बीच में है। अच्छा, इसको बनाना भूल गया हूं, y और x के बीच में भी है। जो सवाल कहता है, जैसा कहता है करिए बस, और उसको उसी के खेल में मात दे दीजिए। यही तो शतरंज है। ये शतरंज नहीं है, ये फिजिक्स है, लेकिन शतरंज से कम नहीं है बच्चे। तो अब देखो, एक्चुअली में अब आपको पॉइंट ले लेने चाहिए। v है यानी कि हम ये a है, 0 यानी ये b है, इसको हमने y और x ले ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर v और y के बीच में c है, y और x के बीच में, y और x के बीच में c है। उसके बाद 0 और x के बीच में, 0 और x के बीच में c है। उसके बाद x और v के बीच में, x और v के बीच में c है तो है। उसके बाद इधर जो भी है वो है, हमको कोई मतलब नहीं है। तो अब यहां पे काम कौन बिगाड़ रहा है, काम बिगाड़ रहा है ये काम बिगाड़ रहा है। ये अगर नहीं होता है तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ये दोनों किस में हो जाएंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। फिर इन दोनों का तुल्यांकी और इन दोनों का तुल्यांकी किस में आ जाएगा, समांतर क्रम में आ जाएगा। तो क्या इसको हटाया जा सकता है, वेटस्टोन ने बोला है हाँ हटा तो सकते हो। कंडीशन क्या होना चाहिए, इन दोनों का अनुपात c1/c, इन दोनों का अनुपात c/c बराबर होना चाहिए, जो कि है, यानी कि यहां पर इसके होने का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये सर्किट देखो हटा सकते हैं ना, क्योंकि जब c/c है, इस ढाईटा का और इस ढाईटा का अनुपात इस ढाईटा और इस ढाईटा के अनुपात के बराबर है, मतलब यहां और यहां का विभव बराबर होगा, यानी इसको यहां से हटाया जा सकता है, भगाया जा सकता है। तो क्या हो गया आपका सर्किट, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये C है, ये C है, ये C है। C और C किसमें बच्चे, C और C हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए। श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, C डैश निकालता हूं मैं, इन दोनों का तुल्यांक C डैश निकालता हूं। क्या जाता है फॉर्मूला, C.C होता है ना, C.C डिवाइडेड बाई C प्लस यानी कि 2C, C और C कैंसल, यानी कि C/2 आ जाएगा। इन दोनों का तुल्यांक C/2, इसको C डबल डैश ले लीजिए, क्या आ जाएगा, ये भी C/2 ही आ जाएगा, ये भी C/2 ही आ जाएगा। अब A और B के बीच में कौन कौन है, A और B के बीच में ये A और B, इसको हमने नाम दे दिया है C डैश का, जो कि कितना है, C/2 है। इसको हमने नाम दे दिया C डबल डैश का, जो कि C/2 है। क्लियर। तो अब ये दोनों किस में है, अब ये दोनों समांतर क्रम में है। तो अगर मैं इक्विवेलेंट निकालना चाहता हूं
तो सी डैश प्लस सी डबल डैश यानी कि सी बाई टू प्लस सी बाई टू, आधा आधा एक हो जाएगा, आंसर कितना आ गया सी। इतना मेहनत किया इसी को लाने के लिए, लेकिन अब सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन तरीका यही रहेगा, सॉल्व आपको ऐसे ही करना है। तो एक बार फिर रख लीजिए कि व्हीट स्टोन ब्रिज आपको क्या ताकत देता है। आपको इस बीच वाले, यहां पे देख लीजिए, इस बीच वाले सनलाइट को हटाने की ताकत देता है, लेकिन कंडीशन लगा दिया है कि जब इन दोनों का अनुपात के बराबर होगा तभी आप इसे हटा पाएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे इसका। और चलिए और चलते हैं अब अगले प्रकार की तरफ। पैरेलल प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र वाले भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, इनका भी संयोजन किया जाता है। क्योंकि आप पढ़े हुए नहीं होते हैं इसलिए आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ के जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। समझो कैसे, चलिए समझते हैं कैसे। मान लिया कि ये पहला संधारित्र का 2 प्लेट और इसी के साथ एक तीसरा प्लेट भी लगा दिया, इसी के साथ एक चौथा प्लेट भी लगा दिया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जितनी भी प्लेटें हैं, कंडीशन भी बता रहा हूं मैं, जितनी भी प्लेटें हैं सबका क्षेत्रफल ए है। जितनी भी प्लेटें हैं, ये भी प्लेट है, ये भी प्लेट है, ये भी प्लेट है, ये भी प्लेट है, तो सभी प्लेट का एरिया ए है और सबके बीच का डिस्टेंस डी है। ये हो गया डी, ये हो गया डी, ये हो गया डी। हो सकता है आपको दूरी थोड़ी सी अलग अलग लग रही होगी, लेकिन डी है, क्षेत्रफल ए है, डी है। और मान लेते हैं कि अभी माध्यम क्या है बच्चे, माध्यम वायु या निर्वात है। तो अगर मैं बोलूं कि इस वाले सनलाइट की धारिता कितनी हो जाएगी, तो पता है ना समांतर प्लेट सनलाइट की धारिता कितनी होती है, इतनी होती है। ओके, इसकी धारिता भी उतनी हो जाएगी, इसकी धारिता भी उतनी ही हो जाएगी। सबका क्षेत्रफल सेम है, सबके प्लेटों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो धारिता भी सेम हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर आपने 1 2 3 4 प्लेट से 3 संधारित्र बना दिए हैं, 4 प्लेट से 3 संधारित्र। और अगर वैसे देखा जाए तो आपको 3 संधारित्र बनाने के लिए कितने प्लेट चाहिए होंगे, 1 2 3 4 5 6 चाहिए होंगे। और यहां पर आपने 4 प्लेटों से 3 संधारित्र बना दिया, यानी 2 प्लेट आपने बचा लिए। बचत करने के लिए ऐसा हम कर सकते हैं और ऐसा करते हैं। ओके, हम बचा है ना, चीजों को बचाना ही तो हमारा लक्ष्य है। चलिए, तो अब अगर देखो ये तो हो गया कंडीशन की ऐसा ऐसा हालात है। अब मान लीजिए कि सवाल में क्या करता है, ये मान लीजिए पहला प्लेट है, दूसरा प्लेट है, तीसरा प्लेट है, चौथा प्लेट है। सवाल ये कहता है कि पहले प्लेट को तीसरे प्लेट से जोड़ दिया गया। पहले प्लेट को किसे जोड़ दिया गया, पहले प्लेट को तीसरे प्लेट से जोड़ दिया गया। और आपसे पूछा जाता है कि इसको ए टर्मिनल मान लेते हैं, इसको बी टर्मिनल मान लेते हैं। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच का तुल्यांकी धारिता बताइए। तो आपके पास कोई क्लू नहीं है, क्योंकि आपने ऐसे सवाल हल नहीं किए हैं एकदम चुटकियों पे बनने वाले, बहुत आसानी से बनते हैं। देखो क्या है कंडीशन, भी से सुन लीजिए। पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, चौथा प्लेट, किया क्या है, अच्छा सभी प्लेटों के बीच की दूरी समान है, सभी प्लेटों का क्षेत्रफल समान है, माध्यम हमने वायु लिया है, माध्यम कुछ और भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले प्लेट और तीसरे प्लेट को किसी ताल से जोड़ दिया गया, यानी जो विभव इसका होगा, जो विभव पहले प्लेट का होगा वही विभव तीसरे प्लेट का भी होगा। जब आप चालक तार से जोड़ेंगे, आवेशों का प्रवाह होने लगेगा, जो भी इनके बीच में विभवांतर रहा होगा, जो भी मनमुटाव रहा होगा, अरे आप मिलेंगे ना लोगों से तो मनमुटाव दूर हो जाएगा। वही चीज यहां भी हुआ है, इसका और इसका विभव समान हो गया है। इसका विभव और इसका विभव क्या हो गया बच्चे, समान हो गया है। ठीक है, बढ़िया है। ओके, लेकिन हम वी भी नहीं लेते, क्योंकि हमारा ट्रिक तो कुछ और ही है ना। हम क्या करते हैं, हम मान लो इसका विभव x लेते हैं तो इसका विभव भी x हो जाएगा, ये बढ़िया है। अब देखो जब आप दूसरे प्लेट को a और दूसरे प्लेट चौथे प्लेट को b टर्मिनल मान रहे हो और आपको बोला जा रहा है कि a और b के बीच का तुल्यांकी धारिता बताइए, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। मान लो कि a को किससे जोड़ दिया है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, b को किससे जोड़ दिया है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो b का विभव कितना
0, दूसरा कलर लेना पड़ेगा। इसका विभव कितना 0, इसका विभव कितना लेते हैं हम लोग v ले लिया। इसको प्लस से जोड़ा है तो इसका विभव v, इसको b को नेगेटिव से जोड़ा है तो इसका विभव 0। और अब देखिए v और x के बीच में, क्या ध्यान दीजिएगा, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। v और x के बीच में एक संधारित्र है तो है, v और x के बीच में, v और x के बीच में एक संधारित्र है, v और x के बीच में एक संधारित्र है तो है भाई। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, शॉर्ट में निपटाते हैं मामला। अच्छा ढंग से बनाएं क्या, v और x है, और ढंग से क्या बनाना है ऐसे ही बना देते हैं, क्या टेंशन है। ओके, v और x के बीच में देखिए, ये इसका विभव v है, इसका विभव x है, v और x के बीच में एक संधारित्र है। ओके, अगेन v और x के बीच में देखिए, v और x के बीच में एक और संधारित्र है, v और x के बीच में एक और संधारित्र है। देखो v और x के बीच में एक संधारित्र ये हो गया, v और x के बीच में ये संधारित्र ये हो गया। ये किसके किसके बीच है, ये x और 0 के बीच में है, x और 0 के बीच में है। ओके, तो भैया इसकी संधारित्र भी, इसकी धारिता भी सी होगी, इसकी धारिता भी सी होगी, इसकी धारिता भी सी होगी। क्यों, क्योंकि तीनों ही संधारित्रों का, संधारित्र की प्लेटों का एरिया सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो कितना हो जाएगा, सबकी धारिता इतनी ही होगी। बस आपको क्या करना है, तुल्यांकी धारिता निकालना है, फॉर्मूला लगा लीजिए। ये दोनों किस में है बच्चे, ये दोनों हैं समांतर क्रम में, यानी कि सी डैश कितना हो जाएगा, सी डैश इज इक्वल टू 2c आ जाएगा, सी डैश इज इक्वल टू 2c हो जाएगा। और अब 2c जो है, समझिए ये जो 2c आएगा जो कि v और x के बीच में है, ये 2c और ये 0, ये है 2c और ये है c, ये दोनों किसमें हैं, ये दोनों हैं श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम के लिए जब आप निकालते हैं c इक्विवेलेंट तो कितना आता है, c इंटू सी, यानी कि 2c डॉट सी डिवाइडेड बाई 2c प्लस c, यही तो फॉर्मूला है ना। ओके, सो c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 2c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3c, 2c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3c आ जाएगा। एक c और एक c खत्म हो गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर, देखिए यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ गया c इक्वलेंट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ c, यानी कि 2/3 c कितना है, a ऑप्शन नॉट अपॉन d। और ऐसा ऑप्शन दिया होता है, आपका दिमाग घूम जाता है, अरे यार यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है, कैसे बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे। देखिए फिर समझिए, ये संधारित्र, पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, चौथा प्लेट, तो टोटल यहाँ पे कितने संधारित्र हो गए, टोटल यहाँ पे 3 संधारित्र हो गए। दूसरा कलर, ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र। तीनों संधारित्र की धारिताएं समान क्यों हो गई, क्योंकि एरिया सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। अगर अलग होता है तो ये अलग भी हो सकता है, क्लियर है ना। अगर मान लो कि सभी प्लेटों का एरिया सेम नहीं है, उनके बीच की दूरी समान नहीं है, तो ये अलग भी हो सकता है, लेकिन यहां पर हम एक लेकर चल रहे हैं। तो अब देखिए, जब इस वाले प्लेट को इस वाले प्लेट से जोड़ेंगे तो दोनों का विभव समान हो जाएगा। इस सेकेंड प्लेट को आपने ए टर्मिनल बोल दिया, फोर्थ प्लेट को बी टर्मिनल मान लिया। अब आपको क्या करना है, बोलता है कि चलो यार इस संयोजन का कुल धारिता निकालो, तो कुछ निकलने का है, जिसके जिसके बीच का धारिता निकालना होता है। याद रखिए, जिसके जिसके बीच का तुल्यांकी धारिता निकालना है उसको मान लो कि बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, इसका विभव v हो गया, इसका विभव 0 हो गया। v और x के बीच में है एक, v और x के बीच में है एक, तो v और x के बीच में 2 हो गया। x और 0 के बीच में है तो x और 0 के बीच में हो गया। हल कर लीजिए। चलिए इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये लास्ट वाले टाइप का सेकंड क्वेश्चन है। ये पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, चौथा प्लेट, ठीक है। और अब मान लीजिए कि पहले प्लेट को चौथे प्लेट से जोड़ दिया गया, और हम मानते हैं कि ये ए टर्मिनल है, हम मानते हैं कि ये बी टर्मिनल है। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच का
तुल्यांकी धारिता बताइए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है ए और बी के बीच का। कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ये पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, चौथा प्लेट, ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र है तो समानता प्लेट संधारित्र ही। कंडीशन यहाँ पे भी वही है कि सबका क्षेत्रफल ए है, सबके बीच की दूरी डी है, तो क्या हो जाएगा? C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सभी की धारिता इतनी हो जाएगी। आपने को तुल्यांकी निकालना है, तो जिसके जिसके बीच का तुल्यांकी निकालना है जोड़ दीजिए उसको बैटरी से। तो मान लेते हैं कि इसका विभव V हो जाएगा क्योंकि प्लस से जोड़ा है, इसका विभव 0 हो जाएगा। तो अब देखो इन दोनों प्लेटों को जब आप जोड़ देंगे तो इसका विभव और इसका विभव क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। x विभव x विभव, तो अब यहां से चीजें समान हो रही हैं। v और x के बीच में, v और x के बीच में है, v और x के बीच में एक संधारित्र है, तो आपने लगा दिया v और x के बीच में एक संधारित्र। v और 0 के बीच में एक संधारित्र है। देखिए v और 0 के बीच में एक संधारित्र है, यानी ये इधर आ जाएगा, कहीं 0 इधर ले लेता हूं, क्लियर? v और 0 के बीच में एक संधारित्र आ गया। 0 और अच्छा मामला कुछ और ही है। मामला ये है कि v और x के बीच में है ना, तो देखो v और x के बीच में ये आ गया, इसको v ले लिया, इसको x ले लिया, तो v और x के बीच में आ गया एक संधारित्र, धारिता मान लो C है जो कि वहां पे दिया हुआ है। v और 0 के बीच में, v और 0 के बीच में एक है, तो v और 0 ले लीजिए इसको। v और 0 देखिए, v और ये 0 इसके बीच में संधारित्र है, इसकी धारिता भी C है। 0 और x के बीच में है, 0 और x के बीच में भी है। ठीक है बच्चे, जरा ध्यान दो, 0 और x के बीच में भी है, इसकी धारिता C है। इसको हल कर लेना है। निकालना को किसके किसके बीच है? आपको निकालना है, ये v ही तो a है ना, ये v ही तो a है, और 0 क्या है? 0 b है। तो ये दोनों किस में आ जाएंगे? देख लीजिए, ये C और ये C किस में आ गया बताओ? इसको आप भूल जाइए ना। अब आप ये दोनों किस में आ जाएंगे? क्योंकि आपको a और b के बीच की बात करनी है। तो जब यहां से आप जाएंगे तो ये दोनों किस में आ जाएगा? ये दोनों श्रेणी क्रम में आ गया, और ये इसके साथ क्या आ जाएगा? समांतर क्रम में आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं बच्चा? फिर समझो, v और x के बीच में एक संधारित्र है, तो है। v और 0 के बीच में है, v और 0 के बीच में है। 0 और x के बीच में है, 0 और x के बीच में है। आपको तुल्यांकी धारिता निकालना है a और b के बीच का, बाकी आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अब a और b की बात करेंगे, a से चलेंगे b के लिए, तो इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे। जहां पे रास्ते बढ़ जाते हैं फिर वो समांतर क्रम में गिना जाएगा। यहां से होके जाएंगे, फिर आपको इस रास्ते से होके जाना पड़ेगा। ये दोनों किस में आ गया? ये दोनों श्रेणी क्रम में आ गया, और इन दोनों का जो तुल्यांकी आएगा इसके साथ फिर समांतर क्रम में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे हो जाएगा। ये C और C कितना आ जाएगा? C/2 आ जाएगा। आपको मालूम है ना क्या आ जाएगा? C/2। तो ये आ जाएगा C/2, और ये आ गया फिर 0, और इधर है C। दोनों किस में है? ये दोनों हो गए समांतर क्रम में। तो जब तुल्यांकी निकालेंगे तो C/2 प्लस C, C/2 प्लस C। तो आधा और एक कितना होता है? आधा और एक 1.5 होता है। आधा और एक 1.5 हो जाएगा। C का वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा? C इक्विवेलेंट 3/2 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d आ जाएगा। क्लियर है ये? तो ऐसे ऐसे सवाल देखिए, आप आज आपने जैसे जैसे सवाल हल किए हैं चुटकियों में बनने वाले हैं, लेकिन अगर आपको पहले से पता हो, तो अगर आपको पहले से उसका टेक्निक पता है, उसका लॉजिक पता है, उसका ट्रिक पता है, तो इनको सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आपको एक सवाल होमवर्क देते हैं। मैं चाहूंगा आप इसका आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सवाल अभी यहां पे आपको मिलेगा। मान लीजिए ये संधारित्र का पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ये तीसरा, ये चौथा, और कर ये रहे हैं। अब थोड़ा चेंज करेंगे, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, चेंज करके ही देंगे आपको। मान लो पहले और चौथे को जोड़ दिया किससे? A से जोड़ दिया, और दूसरे और तीसरे को जोड़ दिया B से। और अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए A और B के बीच का तुल्यांकी धारिता
ए और बी के बीच का तुल्यांकी ढाईटा बताइए। कोई दिक्कत होगा इसको सॉल्व करने में? मुझे नहीं लगता। दिस इज होमवर्क। अच्छा लिख चुका हूं, दिस इज होमवर्क। ओके, तो ये पहला प्लेट है, दूसरा प्लेट है, तीसरा प्लेट है, चौथा प्लेट है। पहले और चौथे प्लेट को ए से जोड़ दिया गया है, दूसरे और तीसरे प्लेट को बी से जोड़ दिया गया है। आपको ए और बी के बीच का तुल्यांकी ढाईटा निकालना है। तो चलिए ये है आपका होमवर्क, देखते हैं आप कितना कर पाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।